हाँ, तो जो इंडियन पॉलिटी यहां से बात शुरू हो रही है। अब सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात होगी कि जो राज्य के 3 अंग हैं जिनके माध्यम से राज्य व्यवस्था ही संचालित होगी। राज्य के 3 अंग आप जानते हैं, एक को कार्यपालिका, एक को विधायिका और एक को न्यायपालिका। ये कह रहे हैं क्योंकि हमने इंग्लैंड का सिस्टम ये अडॉप्ट किया है, इसलिए यहां कार्यपालिका और विधायिका इसके बीच एक संबंध देखा जाता है। यह संबंध आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है। वहां कार्यपालिका एकदम पृथक है और विधायिका एकदम पृथक है। विधायिका और कार्यपालिका इसके बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है। कार्यपालिका जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स देश में लागू करना चाहेगी, उन्हें लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए होगा। यानी विधायिका कार्यपालिका की उन नीतियों और कार्यक्रमों को अपनी सहमति दे, ये तो बात ठीक है, लेकिन कार्यपालिका के सदस्य, ये विधायिका के सदस्य हो, ऐसी स्थिति अमेरिका में नहीं है। सबसे पहली बात तो एक ये है कि हम लोग कार्यपालिका, विधायिका इन नामों से संस्थाओं को संबोधित न करें। कारण ये है कि हम लोग सुनते तो रहेंगे और मारे शर्म के कहेंगे भी नहीं कि हमें कार्यपालिका का मतलब ही नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आप कार्यपालिका का अर्थ जानेंगे नहीं। हिंदुस्तान के लोगों की भी यह समस्या है, और लोगों की तो छोड़िए, जो सोकॉल्ड बहुत पढ़े लिखे हैं उनकी यह समस्या बहुत ज्यादा है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, यह कार्यपालिका किस लोकप्रिय नाम से जानी जाती है, यह उन्हें मालूम ही नहीं है। लेकिन कार्यपालिका शब्द का जब उच्चारण होता है तो वो सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि समाज में उनकी पढ़े लिखे की इमेज है और उस इमेज पर कोई डेंट ना लग जाए, इसलिए वो चुप तो बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए कार्यपालिका को उसके लोकप्रिय नाम से पुकार लिया जाए, सरकार। कार्यपालिका का जो लोकप्रिय नाम होता है वो सरकार। अब चूंकि हमने फेडरल प्रिंसिपल, संघात्मक संविधान ये अपनाया है, अब एक और बड़ी बात, संघात्मक संविधान क्या होता है, ये क्यों अपनाया जाता है, इस विषय पर भी किसी की कोई जानकारी नहीं। और संघात्मक संविधान, इस पर लेक्चर सब लेंगे भी और सुनेंगे भी। तो संघात्मक संविधान पर हम लोगों ने बात की है कि संघात्मक संविधान देश की जरूरतों के मुताबिक अपनाया जाता है। जब देश बड़ा होता है, इतना बड़ा कि एक सरकार देश की सभी जरूरतों की आपूर्ति नहीं कर सकती, तब उस देश में देश की आवश्यकता के मुताबिक संघात्मक संविधान ये अपनाते हैं। और संघात्मक संविधान जब अपनाएंगे तो 2 सरकारें अस्तित्व में आ जाएंगी, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी रीजनल गवर्नमेंट, जिन्हें हमारे देश में राज्यों की सरकार इस नाम से जानते हैं। और ये इसलिए नहीं बनाई जाती है कि कुछ लोगों को और लाल बत्ती दे दी जाए, वो भी घूमे फिरे, बोले ये घूम फिर रहे तो ये भी घूमे फिरे, इनको भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी घूमने फिरने की मिले। इसके लिए नहीं बनती, इसके लिए बनती है क्योंकि देश की जरूरत है, जो लोकल नीड है, उस लोकल नीड को स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट अधिक अच्छी तरह से समझ सकती है, और जो देश की केंद्रीय आवश्यकताएं हैं, राष्ट्रीय आवश्यकताएं, उन्हें केंद्रीय सरकार अधिक अच्छी तरह से समझ सकती है। इसलिए फेडरल प्रिंसिपल ये अपनाया जाता है। दुनिया में जब फेडरेशन
या फेडरल प्रिंसिपल का आविष्कार हुआ, उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, हमें स्वतंत्रता उसके बाद मिली है। हमने 20वीं शताब्दी के मध्य में अपना संविधान बनाया है, इसलिए अन्य जगह पर ये जो टेक्निक इजाद हुई, कौन सी, फेडरल प्रिंसिपल की, इसे हमने भी अपनाया, लेकिन हमने पहले भी चर्चा की, इसे हमने अपनी जरूरतों के मुताबिक मोल्ड भी किया है, और हमने संघात्मक संविधान जरूर अपनाया, लेकिन हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, इसकी स्थापना की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है यहां स्टेट और सेंट्रल परस्पर अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, ये यूं कहें संघर्ष तो करते हैं, लेकिन इस स्तर का संघर्ष नहीं करते हैं कि परस्पर एक दूसरे की बात को मानने से इनकार ही कर दें। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये अपनाया गया, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किन किन अनुच्छेदों के प्रभाव से हिंदुस्तान में है ये कहा जा सके, इसकी चर्चा जब वे आर्टिकल्स आने लगेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान भारत के संविधान में है। मोटे तौर पर आप देखें, अनुच्छेद 355 है, वहां क्या कहा, ये केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक राज्य सुरक्षित रहे, केंद्र की जिम्मेदारी, और वहां का शासन संविधान की व्यवस्था के मुताबिक चले। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 261 आएगा, 263 आएगा, वो सारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है कि पूरे देश में सहकारी संघवाद ये स्थापित हो। तो हमने अपने सहकारी संघवाद ये स्थापित किया, और राज्य के जो 3 अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सहकारी संघवाद के कारण ये राज्य और केंद्र दोनों में दिखाई देते हैं। राज्यों की जुडिशरी, हाईकोर्ट, इस रूप में दिखाई देती है, राज्यों की विधायिका, विधानसभा और विधान परिषद, इस रूप में दिखाई देती है, और राज्यों की सरकार वो राज्य की कार्यपालिका है। यद्यपि ये ठीक है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 6 स्टेट जहां विधानसभा और विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई है, अदरवाइज 6 स्टेटों को छोड़कर जितने राज्य हैं वहां द्विसदनात्मक राज्यों की विधायिका नहीं है। 6 स्टेटों में तो कुछ हमें याद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, शायद तेलंगाना भी है, शायद, याद नहीं है, कंफर्म आप गूगल पर देखेंगे आपको मिल जाएगा। यह भी हो सकता है कि 6 की बजाय 7 मिले, आप मेरी जबान मत पकड़िएगा कि आपने 6 कहा था 7 हो गए, लेकिन 6 जहां तक हमें याद है 6 ही हैं। हो सकता है तेलंगाना अभी अलग हुआ तो जो नए राज्य बने उनमें से किसी में द्विसदनात्मक आ गई हो तो अलग बात है, ठीक है। तो द्विसदनात्मक विधायिका ये राज्यों के स्तर पर सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है, अदरवाइज अन्य जो राज्य हैं वहां विधायिका एक सदनात्मक है और उसे विधानसभा कहते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। और थोड़ा यह कहना भी ठीक नहीं है, यह कहना चाहिए कि केंद्रीय विधायिका के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं। और राज्यों की विधायिका के हैं
जहां राज्यों की विधायिका द्विसदनात्मक है, जैसे उत्तर प्रदेश, यहां विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो जो राज्यों की विधायिका है, और अगर वहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये मिलकर राज्य की विधायिका बनती है। और यदि एक ही सदन है राज्य की विधायिका का, तो विधानसभा और राज्यपाल ये मिलकर राज्य की विधायिका को गठित करते हैं। ठीक है। एक चीज और क्लियर समझ लेनी चाहिए, जो पढ़े लिखो, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी इसके बारे में बड़ी गलतफहमी रहती है। कोई कानून सरकार का नहीं होता, सारे कानून विधायिका के होते हैं। कोई कानून सरकार निर्मित नहीं करती। सरकार कानून के क्षेत्र में जो कुछ निर्मित कर सकती है वो सिर्फ अध्यादेश है, जो केंद्रीय सरकार अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत और राज्यों की सरकार अनुच्छेद 213 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत जारी कर सकती है। और उसका जो कार्यकाल है या ये अध्यादेश जो सरकार जारी करेगी, इसकी जो जीवनावधि है वो केवल 6 माह होती है, केवल 6 माह। यानी 6 माह तक सरकार एक अध्यादेश जारी कर सकती है और उसका प्रभाव ऐसे होगा मानो कानून बना दिया गया है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार को अनुच्छेद 123 और 213 द्वारा प्रदत्त है, उसके उपयोग पर यह प्रतिबंध है कि उस शक्ति का प्रयोग आप तभी करेंगे जब संसद यानी विधायिका के सत्र ये चल न रहे, विधायिका सत्र में न हो। और राज्यों में भी यही स्थिति रहेगी कि जब विधायिका सत्र में न हो और कानून का बनाया जाना तुरंत जरूरी हो, स्थिति ऐसी हो कि कानून की तुरंत जरूरत है और विधायिका सत्र में नहीं। कानून निर्माण करने का हक किसका है कॉन्स्टिट्यूशनली? विधायिका का। और विधायिका सत्र में नहीं है, तो जरूरी यह हो जाता है क्योंकि कानून तुरंत चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक ही देश का शासन ये चलेगा। कानून के बिना देश का शासन चल ही नहीं सकता। कानून की जरूरत तुरंत है। जो विधि निर्मात्री संस्था है वो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं मीनिंग देयर बाय सत्र में नहीं। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाए। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है, ये संविधान के मूल ढांचे का भाग घोषित हो गए। मूल ढांचे का भाग, हमने कहा था संविधान क्या होता है? वह इच्छा देश के नागरिकों की जिसके मुताबिक वो देश का शासन चलाना चाहते हैं, वो इच्छा लिखित रूप में अभिव्यक्त हो सकती है और वो इच्छा अलिखित ये भी हो सकती है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों की ये इच्छा है कि देश का शासन लोकतंत्रात्मक पद्धति से चलना चाहिए। इसलिए जब सरकारों ने क्या किया कि ये अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 213 कह क्या रहा है? अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 213 यह कहता है कि यदि विधायिका सत्र में नहीं है और कानून की तुरंत जरूरत है तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश का प्रभाव 6 माह तक बना रहेगा। और संविधान में ऐसी बाध्यता है कि विधायिका के सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 ये अवश्य होंगे।
इसका मतलब विधायिका मिनिमम 6 मंथ में सत्र में आएगी ही, और जब विधायिका सत्र में आ जाएगी तो आप अगर अध्यादेश को आगे कानून के तौर पर जारी रखना चाहते हैं तो विधायिका से पारित कराइए। तो अगर विधायिका से पारित हो जाता है तो आगे वो कानून के तौर पर लागू रहेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 213 में कि विधायिका सत्र में नहीं है। कानून की तुरंत जरूरत राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश की जीवनावधि 6 माह होगी। अब मान लीजिए विधायिका 1 माह बाद सत्र में आने वाली है और उसका सत्र 1 महीने चलेगा या 1.5 महीने चलेगा। हमने आज 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। अब इसका प्रभाव तो 6 महीने रहेगा, 6 महीने प्रभाव रहा, तब तक विधायिका का सत्र ठीक है चलकर खत्म भी हो गया। अब फिर 6 महीने बाद जब अध्यादेश इसकी जीवन अवधि खत्म हुई तभी हमने नया अध्यादेश फिर जारी कर दिया। और इस ढंग से कानून को विधायिका के समक्ष लाए बिना अध्यादेश की सूरत में लगातार देश में बनाए रखा। जब यह स्थिति पैदा हुई तो वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह मसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां यह डिसाइड हुआ कि यह शक्ति आपात से निपटने के लिए दी गई, आप दुरुपयोग नहीं करेंगे इसका, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसके मुताबिक देश का शासन चलना चाहिए और डेमोक्रेसी के मुताबिक देश का शासन चलना चाहिए। यह संविधान के मूल ढांचे का भाग है और डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्ट हुए रिप्रेजेंटेटिव ये कहां बैठे? लेजिस्लेचर में। इसलिए आपको हर कीमत विधायिका से अगर वो सत्र में आ गई तो कानून को पारित कराना ही होगा, तभी वो अध्यादेश आगे कानून के तौर पर जारी रहेगा, अन्यथा नहीं। हम आपको यह बताना चाहते थे इस बात के माध्यम से कि कानून सरकार का नहीं होता, कानून सिर्फ विधायिका का होता है। सरकार को कानून बनाने की जो ताकत दी गई है वो आपात की स्थिति में दी गई है, या फिर विधायिका कानून बनाए और कानून में यह लिख दे कि अमुक विषय के संबंध में सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी, सरकार को नियम बनाने की। फिर स्थिति यह रहती है कानून किसका? विधायिका का। उस कानून को आप क्या बोलेंगे? अधिनियम। और वो अधिनियम स्वयं शक्ति दे रहा है सरकार को कि सरकार उस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नियमों का निर्माण कर सकती है। और ये शक्ति देती क्यों है विधायिका? इसलिए है क्योंकि विधायिका के समक्ष लगातार बहुत सारे विषय पेंडिंग रहते हैं। विधायिका एक बहुत बिजी बॉडी है, इतने कानून उसे पारित करने होते हैं कि उसके पास समय अभाव रहता है, और जब समय का अभाव होता है तो विधायिका क्या करती है? एक मोटा मोटा अधिनियम पारित कर दिया, और जो अधिनियम के माइन्यूट डिटेल्स हैं उनके संबंध में नियम निर्माण की ताकत ये सरकार को दे दी है। और सरकार क्योंकि एक्सपर्ट बॉडी भी होती है, सरकार के पास, सरकार खाली नरेंद्र मोदी ये योगी आदित्यनाथ नहीं है, नीचे से लेकर उन तक सब सरकार ही है। तो सरकार के पास एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे मानिए उन्हें साइबर लॉ, इसके संबंध में कानून बनाना है, तो विधायिका वहां बैठे हुए लोग जननेता हैं,
दे आर पब्लिक लीडर्स, उन्हें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी नहीं है, इसलिए वो मोटा मोटा ये तय कर सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया का उपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि एक घृणा का वातावरण समाज में बने, और इस संबंध में वो गाइडलाइन कानून के तौर पर जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया का उपयोग इस ढंग से नहीं होने देना है, तो एक तो लोगों को हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप करोगे तो हम दंडित करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहो तो वो हो ही ना, भाई हो ही ना पाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये कैसे होगा, ये तो साइबर के जो, ठीक है, आपका कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं वही बता पाएंगे। तो इसलिए कई विषय ऐसे होते हैं तकनीकी कि उन पर सरकार एक्सपर्ट एजेंसी के तौर पर काम कर सकती है। इसलिए कानूनों में आप पढ़ेंगे, सीआरपीसी सब जगह आएगा कि अमुक विषय के संबंध में राज्य सरकार को या केंद्र की सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी। लेकिन वो नियम बनाने की शक्ति किससे आ रही है? विधायिका से। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है कि विधायिका, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वे कानून बनाए। तो प्रकारांतर से यह कानून किसका हुआ? उन्हीं का हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से सरकार से कहा कि आप नियम बना दीजिए। तो विधायिका जो बनाएगी उसे अधिनियम कहेंगे और सरकार जो बनाएगी उसे नियम कहेंगे। ये तुम्हें बता रहे हैं, तुमने उस दिन नियम शब्द उपयोग किया था। नियम अलग बात है, अधिनियम अलग बात है। और जब अधिनियम का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। और जब अधिनियम का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। और जब नियम का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर प्रतिबंध ये भी होते हैं, उनकी भी चर्चा समय के अनुसार करेंगे। यहां हम सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि ये गलतफहमी आपको नहीं रहनी चाहिए कि सरकार का कानून होता है, सरकार का नहीं होता, विधायिका का होता है। तो फिर ये गलतफहमी पैदा कैसे होती है कि सरकार का कानून होता है? भाई ये गलतफहमी का आधार क्या है आखिर? क्योंकि कोई भी बात निराधार ये तो पैदा नहीं होती है, तो कोई तो आधार होगा जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा होती है। ये कि जो डेमोक्रेसी का फॉर्म, जो राज व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है, इस राज व्यवस्था को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये कहते हैं। इसे संसदीय प्रणाली ये कहते हैं। दो प्रकार के, ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी दो प्रकार की प्रणालियों से शासन व्यवस्था चल सकती है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गवर्नेंस है, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वो अमेरिका में, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है वो हिंदुस्तान में। दोनों में से कुछ खराब नहीं और दोनों में से कुछ अच्छा नहीं, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। क्या कि हमें कुछ मालूम होता नहीं और काबिलियत दिखाने का हमें शौक होता है। इसलिए आप अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पढ़ने लगेंगे कि हिंदुस्तान में सब बेकार है, यहां तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ जानी चाहिए। अरे भाई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ गई तो भी गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स के प्रति विधायिका का समर्थन ये तो लेना ही पड़ेगा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाएगा, वो पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है, पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होगा।
जो मिनिस्टर्स होंगे उसके, वे पार्लियामेंट का चुनाव जीते हो ऐसा जरूरी नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, या राष्ट्रपति जिसको अपनी मंत्रिमंडल में जगह देना चाहे उसे देगा। और अभी आप ब्यूरोक्रेट से मिले नहीं हैं, इसलिए आपकी गलतफहमियां रहती हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक बार जरा इनसे मिल के देखिएगा, आपको यह लगेगा लॉर्ड डलहौजी से मिलने आए हैं। अंग्रेजों में जो नक्शे दिखाई देते थे, जिनके बारे में आप इतिहास में पढ़ते हो कि अंग्रेज ऐसा व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ, ठीक वैसे ही मिलेगा आपको। आप उनके बंगले पर जाओगे तो चपरासी निकल कर आएगा, बताएगा साहब नहा रहे हैं, और साहब पीछे कुत्ते को खाना खिला रहे होंगे। अगर ये लीडर्स ना हो तो साहब नहाएंगे ही, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ आपकी गलतफहमियां हैं जिनके कारण से आप सरकारी अधिकारियों को बहुत बेहतर मानते हो, और फिर हम तो कभी दूर जाते ही नहीं। सरकारी अधिकारी आप ही तो बनोगे, और आप कितने संवेदनशील हो, जरा अपने दिल पर हाथ रख के एक बार पूछो अपने से कि लोगों का दर्द कितना प्रभावित करता है तुम्हें। ये जरा अपने से पूछो। अगर आप पर दबाव न हो तो आप लोगों का दर्द कितना प्रभावित करता है, जरा अपने से पूछो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जो मिनिस्टर्स होंगे वे जननेता नहीं होंगे, पब्लिक लीडर्स नहीं होंगे, हो भी सकते हैं लेकिन होंगे ही ये नहीं है, होंगे ही ये नहीं है। अभी मिनिस्टर पब्लिक लीडर ही होंगे, उसके अलावा हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए उन्हें जनता की इच्छा से चलना ही पड़ेगा। आपसे कम बुद्धिमान नहीं थे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। उन्होंने अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अपनाई है तो तुमसे कम बुद्धिमत्ता के कारण नहीं अपनाई है, उन्हें कुछ ठीक लगा होगा इसमें, इसीलिए अपनाई है। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अपनाई है। हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है उसके जो सदस्य होते हैं वे भी विधायिका के सदस्य होते हैं। यहां जो प्रधानमंत्री होगा वो भी विधायिका का सदस्य होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो भी विधायिका का सदस्य होगा। और विधायिका का सदस्य होने के लिए विधायिका के जो दो सदन हैं उनमें से किसी एक का सदस्य होना होगा। राज्यों के स्तर पर देखें तो जहां जहां द्विसदनात्मक विधायिका है तो दोनों सदनों में से किसी एक का, और जहां एक सदन ये विधायिका का है वहां उस सदन का सदस्य ये कार्यपालिका के लोगों को होना ही होगा। और विधायिका के जो सदन हैं उनमें सदस्य होने के लिए आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव से गुजरना ही होगा। ठीक है ना, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में यह बड़ा असंभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जनता से कोई ताल्लुक न हो सरकार में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यह फायदा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस का। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस में होता क्या है, विधायिका में एक निश्चित संख्या का समर्थन जब आपको प्राप्त होगा तभी आप सरकार बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। या देखते भी है, वो कहते हैं 273 चाहिए सरकार बनाने को, 273 एमपीज का समर्थन चाहिए। एमपी कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसका नाम है? विधायिका का। तो
273 संसद के सदस्य जब समर्थन करेंगे तब आप सरकार बना पाएंगे। अच्छा, 273 अगर आपका समर्थन करने लगे तो विधायिका में वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि 273 टोटल जो इफेक्टिव नंबर है उसका बहुमत है और बहुमत से कानून निर्मित होगा। तो इसलिए सरकार जो चाहती है वो कानून बनवा लेती है। ये सही है, ये ठीक है कि सरकार की इच्छा के बिना कानून बन नहीं पाता, क्योंकि सरकार बहुमत में है। बनेगा तो विधायिका से ही, और विधायिका में सरकार हमेशा बहुमत में है। इसलिए सरकार जो चाहती है वो कानून बन जाता है। लेकिन सरकार का कानून होता है नहीं, गलत। कानून विधायिका का। विधायिका 2 स्तर की है, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया है। एक केंद्रीय स्तर पर है और दूसरा राज्य के स्तर पर है। राज्यों के स्तर पर अधिकतर राज्यों में एक सदनात्मक विधायिका है जिसके सदस्य राज्यपाल भी है। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के 2 सदन हैं और राष्ट्रपति भी उसके सदस्य हैं। मेरे कहने से तो विधायिका दो सदनात्मक हो नहीं जाएगी केंद्रीय, न मेरे कहने से राष्ट्रपति उसके सदस्य हो जाएंगे। हमें अपनी बात के समर्थन में संविधान का कोई अनुच्छेद ये प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि हमने संविधान के बारे में कहा था ये मूल विधि है, और मूल विधि होने के नाते ये राज्यों के अंगों की संरचना, उनके कार्य और शक्ति, उनके परस्पर कर्तव्य है, जनता के प्रति उनके कर्तव्य है, जनता के उनके प्रति कर्तव्य, इन सब का निर्धारण करेगी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल दिखाना होगा जो मेरी बात का समर्थन करे और ये कहे कि जो केंद्रीय विधायिका है ये द्विसदनात्मक है और राष्ट्रपति इसके पार्ट है। अदरवाइज मेरी बात का कोई मूल्य ये नहीं हो सकता। हमने आपसे बार बार कहा कि कानून की दुनिया है, यहां निराधार कोई बात नहीं चलेगी जो लिखत पढ़त में नहीं है। ऐसी कोई बात सिर्फ आपकी मान्यता वैसी है इस आधार पर मानी नहीं जाएगी। तो अनुच्छेद 79 ये जब पढ़ेंगे आप भारत के संविधान में तो वो कहेगा कि भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे और राष्ट्रपति उसके भाग होंगे। संसद के 2 सदन, एक को आप राज्यसभा कहोगे और दूसरे को लोकसभा। और जितने फेडरेशन हैं सब जगह द्विसदनात्मक केंद्रीय विधायिका है। इंग्लैंड वहां भी द्विसदनात्मक है। एक को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन का मतलब क्या हुआ, कॉमन मैन, सामान्य लोगों की सभा, सामान्य लोगों की सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स। और दूसरा क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दूसरे सदन का क्या नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लॉर्ड इसका बिगड़ा हुआ शब्द है लाट। जैसे हमारे यहां नहीं कहते बड़े लाट साहब हो क्या, ये लाट साहब शब्द वहीं से आता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वो लॉर्ड है। लाट शब्द लॉर्ड का अपभ्रंश है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका की जो संसद है, जैसे हमारे यहां संसद बोलते हैं, अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। उस कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो वैसे ही जैसे हमारे यहां लोकसभा, और दूसरा है सीनेट, वो वैसा है जैसा राज्यसभा। हालांकि फर्क नहीं है, हमारे यहाँ की हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनका वैसा ही है जैसे राज्यसभा हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हमारे यहाँ की राज्यसभा में बहुत अंतर है। ऑस्ट्रेलिया, वहां भी जो लोकप्रिय सदन है, जहां सीधे जनता के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो राज्यसभा जैसा सदन है उसे सीनेट कहते हैं। जैसा कहा है हमने, राज्यसभा से अलग भी है, जो हमारे यहां राज्यसभा की विशेषताएं उससे अलग भी है। कनाडा, वहां भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ये है। तो जितनी संघात्मक राज्य व्यवस्थाएं हैं, सब जगह द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था गलत बोल गए, द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था है। द्विसदनात्मक क्यों, जरूरत क्या है? तो द्विसदनात्मक इसलिए है कि एक सदन ये हो जो देश की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे, और एक सदन ऐसा हो जो राज्यों की इच्छा का प्रतिनिधित्व ये करे, क्योंकि फेडरेशन में राज्य भी होंगे, उनकी इच्छा, उनकी जरूरत, इसका प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना ये की जाती है। हमारे यहां भी हुई है, वहां भी हुई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन का ऊपरी सदन है, ठीक है, उच्च सदन। उच्च सदन उसे कहते हैं जो राज्यों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और ये विधायिका का भाग है, केंद्रीय विधायिका। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा जैसा हाउस है, लेकिन राज्यसभा तो बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनली हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसे संगठित होता था, इसके बारे में जब हम ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे, इंग्लैंड के राजा कुछ लोगों को बुद्धिमान मानकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्थान दे देते थे। अक्सर वो जमींदार, बड़े बड़े लोग ये होते थे, और उन्हें पियर्स ये कहते थे। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ गए, और आनुवंशिक तौर पर उनके खानदान में जन्मे लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य ये बनते रहते थे। हमारे यहां भी जो परिवारवाद की परंपरा दिखाई दे रही है कि एक परिवार विशेष में पैदा हो गए तो प्रधानमंत्री बनने का हक लेकर पैदा हुए, हम तो देख रहे थे पिछले चुनाव में, नाम किसी पार्टी का नहीं ले रहे, लेकिन कुछ पार्टी अध्यक्षों के इतने इतने बड़े बच्चे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और कार्यकर्ता कौन थे? जो 80 साल के बूढ़े हैं, उसी पार्टी के मेंबर है। इतना बड़ा बच्चा जो कल पैदा हुआ है वो उन्हें संबोधित कर रहा है। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स की परंपरा है कि परिवारवाद फल फूल रहा है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आनुवंशिक तौर पर उसकी सदस्यता प्रदान की जाती थी। कुछ लोगों को मानते थे ये बुद्धिमान है, और उन्हें बुद्धिमानी का मापदंड सिर्फ राजा मान रहा है कि बुद्धिमान है, तो सब आ गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। और फिर आनुवंशिक रूप से उनके घर में बुद्धिमान ही पैदा हो रहे हैं, वो सब जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भर्ती हो रहे हैं दमादम। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती है, वैसे वैसे हर चीज का प्रभाव सब पर आता है। इंग्लैंड में भी बदलाव शुरू हुए, तो परंपराएं पूरी तरह तो नहीं बदली जा सकी, क्योंकि इंग्लैंड एक देश है दुनिया में जो परंपरावादी देश है। इंग्लैंड अकेला देश है जहां कंजर्वेटिव पार्टी पाई जाती है।
कंजर्वेटिव का मतलब है परंपरावादी। तो कंजर्वेटिव वो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने पूरी तरह तो नहीं बदला, लेकिन फिर ये आ गया कि वे लोग जो राजा की नजर में बुद्धिमान लोग थे, उनके अलावा भी ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति से अपना ताल्लुक पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स यानी चुनाव की पॉलिटिक्स से अपने को दूर करना चाहते थे, उन्हें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबरशिप दी जाने लगी। 1999 में एक बॉस स्केल पर बिल आया और 1999 में पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महिलाओं का प्रवेश हुआ। हमें बताते हैं कि अब तुम्हारे यहां महिलाओं की स्थिति खराब है, तुम्हारे यहां कौन सी अच्छी है। 1999 में पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महिलाओं को प्रवेश मिला, ठीक है। और महिलाओं को प्रवेश मिलने के साथ ही इस ढंग की अभी तक क्या चला, आनुवंशिक व्यवस्था है। फिर लाइफ पीयर्स इन्हें भी बनाया गया कि अब जीवन भर ये वो रहेंगे, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को कहीं क्या रहे, पीयर्स, ठीक है, वो रहेंगे। अब ये भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई लाइफ मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। हमारे यहां राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा संगठन है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा बिल्कुल अलग अलग है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कार्य करने के दृष्टिकोण से राज्यसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक जैसे हैं, लेकिन संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट ढंग से संगठित हो रहा है और हमारे यहां राज्यसभा बिल्कुल डिफरेंट ढंग से संगठित हो रही है। हमारे यहां राज्यसभा कैसे संगठित होगी, राज्यसभा क्योंकि राज्यों का हाउस है, इसलिए प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में अपने सदस्य चुनकर भेजने का हक है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, तो राज्यों के विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, विधान परिषद के नहीं, क्योंकि विधान परिषद तो सब जगह है ही नहीं, जो विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर हैं वे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी व्यवस्था नहीं है कि सम्राट कौन है, वहां एग्जीक्यूटिव का हेड हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव कर दे, यह स्थिति नहीं है। राज्यसभा की टोटल इफेक्टिव मेंबरशिप 250, जिसमें तो 238 राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आएंगे। एक राज्य से कितने चुनकर आएंगे, ये सवाल है। तो इसके लिए एक फार्मूला ये निकाला गया और ये कहा कि जो राज्यों की जनसंख्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिलियन जनसंख्या, 1 मिलियन में शायद 10 लाख होते हैं, ठीक है। यानी 10 लाख पर 1 मिलियन, 10 लाख अगर भाई 10 लाख ना होते हो तो जितने होते हो उतने मान लेना, ठीक है। 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक राज्यसभा की सीट होगी और ऐसे 5 सीटें हम दे देंगे सारी स्टेट्स को 1 मिलियन पॉपुलेशन पर। कहीं मान लीजिए 1 मिलियन से भी कम है तो जितनी होंगी, अच्छा अब ये 5 सीटें हमने दे दी, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन हटा दीजिए, 5 मिलियन पॉपुलेशन हटा दीजिए। अब जितनी पॉपुलेशन बची स्टेट की उसमें 2 मिलियन पर एक राज्यसभा की सीट होगी, ठीक है। 2 मिलियन पर एक। अब मान लीजिए कहीं पर 1.4 मिलियन है तो एक ही रहेगी, लेकिन 1.5 ऊपर हो जाएगी तो जैसे वो पेट्रोल डलाते हो आप कि 50 पैसे से कम तो ठीक है वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, और 50 पैसे से ऊपर है तो आपसे 1 रुपया वो ले लेंगे। इस ढंग से राज्यसभा की सीटें निर्धारित होंगी। एक स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी
ये चौथी जो अनुसूची है संविधान की उसमें लिखा हुआ है टोटल मेंबरशिप कितनी होगी, यूपी में कितनी होगी, महाराष्ट्र में कितनी होगी, इस ढंग से राज्यसभा की मेंबरशिप डिसाइड होगी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भिन्न हो गए। हमारे यहां निर्वाचन का तरीका, राज्यसभा के संगठन का तरीका अलग हो गया। वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संगठन का तरीका अलग हो गया। हां, यह ठीक है कि राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक स्थायी संगठन है, वो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा हर 5 साल बाद भंग होगी, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कभी भंग नहीं होता, लेकिन फिर भी अंतर है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 साल बाद रिटायर हो जाएगा। एक साथ सब कभी नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक सदस्य 6 साल बाद रिटायर होगा। वहां या तो आनुवंशिक सदस्य हैं और या फिर लाइफ मेंबर है, ठीक है ना। तो वहां की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां का जो उच्च सदन है वो भी स्थायी सदन है, और हमारे यहां का जो उच्च सदन है वो भी स्थायी सदन है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। अच्छा, एक चीज और, विधायिका 2 सदनों से मिलकर बन रही, राज्यसभा और लोकसभा, और कार्यपालिका यानी सरकार, इसके जो सदस्य होंगे इन्हें दोनों सदनों में से किसी एक का मेंबर होना होगा। यानी जैसे मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा के मेंबर थे। नरेंद्र मोदी हैं इस समय, तो वो बनारस से लोकसभा के मेंबर हैं। यानी प्रत्येक सरकार के सदस्य को विधायिका के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना ही होगा, ठीक है। ये ठीक है कि जिस समय वो सरकार में प्रवेश करेंगे उस समय वो विधायिका के किसी सदन के सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन वो सरकार में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, उससे 6 माह के अंदर उन्हें विधायिका के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी, ठीक। लेकिन सरकार जवाबदेह किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति, अकाउंटेबल लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। और इस ढंग से देखेंगे तो विधायिका के 2 सदनों में लोकसभा की स्थिति उच्च दिखाई देती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा अंततः किसके द्वारा बन रही है? राज्यों की विधायिका के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और लोकसभा किसके द्वारा बन रही? सीधे जनता के द्वारा। तो इतना फर्क तो रहना चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल लोकसभा के प्रति है। अकाउंटेबल का मतलब यह है कि अगर वो लोकसभा में बहुमत खो देगी तो सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। उसे लोकसभा का विश्वास हासिल करना होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं लोकसभा में 273 जिसके पास होंगे वो सरकार बनाएगा, ठीक है। लोकसभा एक और मामले में राज्यसभा से उच्च है, टैक्सेस, ठीक है। यानी जो धन विधेयक है वे लोकसभा पारित करेगी, और धन विधेयक जब हम लोग देखेंगे, भारत की संचित निधि से कुछ निकालना है, उसको कुछ जमा करना है, ये सब आपका क्या माना जाएगा? धन विधेयक। यानी पैसे पर नियंत्रण सरकार का है, सॉरी लोकसभा का है, राज्यसभा की उसमें भूमिका नगण्य है। लेकिन फिर भी हम लोग आगे जब देखेंगे तो कुछ ऐसे विषय जिनमें राज्यसभा को प्रमुख भूमिका है, जैसे नई नौकरी, नई सेवा, ये जनरेट करनी तो राज्यसभा से ही जनरेट होगी। तो ऐसा नहीं राज्यसभा कोई महत्वहीन सदन है, लेकिन फिर भी लोकसभा की तुलना में इस दृष्टिकोण से उसका महत्व थोड़ा सा कम है। लोकसभा के प्रति सरकार अकाउंटेबल है, और धन विधेयक हमेशा वहां लोकसभा में आएगा। राज्यसभा की इफेक्टिव मेंबरशिप 250 है, हमने कहा तो 238 किसके द्वारा?
राज्यों की विधायिका के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। और जो राज्यसभा का मेंबर होगा जरूरी नहीं है वो उस राज्य का निवासी हो, जिस राज्य से वो राज्यसभा का मेंबर होगा जरूरी नहीं है वो वहां का मतदाता हो, लेकिन एक बार वो उस राज्य से चुन लिया गया तो वो उस राज्य का प्रतिनिधि राज्यसभा में माना जाएगा। ठीक है ना। आप देखते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फला लीडर महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजे जाएंगे। जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र के वोटर हो, महाराष्ट्र में रहते हो, कोई आवश्यक नहीं। ठीक है। 238 वहां 12 जो बचे, 12 मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह कहें यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्राट उसकी इच्छा है, जिसे चाहे बना दे। सम्राट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो मंत्रिमंडल उन्हें सलाह देगा, बना देंगे। हमारे यहां 4 क्षेत्र तय किए, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र। इनमें विशेष ज्ञान रखने वाले या इनमें काम करने का विशेष अनुभव रखने वाले, दोनों पे समन्वय बिठाया। हो सकता है हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्कर इसकी डिग्री न हो, लेकिन समाज सेवा करते में 20 साल हो गए हों, जैसे हम नेट क्वालिफाई नहीं है, लेकिन हमें टीचिंग नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बहुत सारे टीचर हैं जो बीएड नहीं किए हैं, लेकिन टीचिंग उन्हें बहुत अच्छे से आती है, उनसे ज्यादा अच्छे से आती है जो बीएड किए हैं। ठीक है। तो जिन्हें इन 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव है या जिनके पास इन 4 क्षेत्रों का विशेष ज्ञान है, ज्ञान यानी जैसे हमें यह पता है कि ये तरीके अपनाए जाए तो समाज में बहुत रिफॉर्म आ जाएगा, प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो इन 4 क्षेत्रों में जो विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। तो 250 इस ढंग से राज्यसभा की मेंबरशिप हो जाएगी। हालांकि इस पर संविधान सभा में आपत्ति भी की गई थी कि राष्ट्रपति को इस प्रकार का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आरोप लगेगा कि इन्होंने अपनी मर्जी के कर दिए, और वो बात कालांतर में सही सिद्ध हुई है, क्योंकि लिखा तो यह साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा गई हमेशा रेखा और हेमा मालिनी है। ठीक है। इस उससे हेमा मालिनी तो हालांकि लोकसभा की मेंबर है मथुरा से, एक उदाहरण हमने दिया। ठीक है। गए यही है। ठीक है। 12। एक चीज और समझ लें, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कि राष्ट्रपति ने इन्हें अपॉइंट किया, इन्हें नहीं अपॉइंट होना चाहिए, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये राज्यसभा की उपयोगिता क्या है? सरकार उनके प्रति अकाउंटेबल नहीं, धन विधेयक या धन संबंधी मामलों में लोकसभा प्रमुख भूमिका रखेगी। तो राज्यसभा की भूमिका क्या है? तो राज्यसभा एक उपयोगी संगठन है, इसलिए कि देश में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो बहुत विद्वान हो सकते हैं, जिनके पास टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि चुनाव लड़ने के साथ एक दिक्कत है, या मूर्खतम व्यक्ति जो है, आप जरा चुनाव लड़ो, जो कतई 2 कौड़ी का आदमी है, जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है किसी भी ढंग की, निहायतन नीच है हर दृष्टिकोण से, वो भी आपसे ऐसे बात करेगा जैसे लॉर्ड गवर्नर जनरल हो गया हो और तुम कतई भिखारी हो गए हो, ऐसा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो चुनाव लड़ने के अनिच्छुक हो। हम तो ही तुमको हम कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मूर्खों तो विशेष। ठीक है। चिड़ सी आती क्यों बात करें मुझसे, करेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग चुनकर नहीं आ सकते,
लेकिन उनकी प्रतिभा का फायदा देश को मिलना चाहिए। तो इसलिए राज्यसभा एक उपयोगी, ठीक है, हाउस है। दूसरा, लोकसभा में जो लोग बैठे हैं दे आर पब्लिक लीडर्स, उनके ऊपर अपनी क्षेत्र की जनता का दबाव होता है, उन्हें वही कहना पड़ेगा जो क्षेत्र की जनता चाहती है। लेकिन राज्यसभा में क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, और कानून तभी पारित होगा जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो, ठीक है। तो राज्यसभा को एक मौका मिलता है कानून में आवश्यक संशोधन कर देने का, और दूसरा लोकसभा से पारित होगा फिर राज्यसभा से। तो एक रिवाइजिंग हाउस वो है। भाई आदमी से गलती हो सकती है, लोकसभा जल्दबाजी में कुछ पारित कर सकती, तो राज्यसभा में रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ। इस दृष्टिकोण से राज्यसभा की उपयोगिता है। हालांकि राज्यसभा खत्म कर दी जाए, इसके लिए एक बिल भी लोकसभा में आ चुका है, लेकिन न खत्म हुई न होगी, क्योंकि वे लोग मूर्ख हैं जो सिर्फ किसी चीज की उपयोगिता पैसों के आधार पर आंकते हैं। चीजें पैसों के आधार पर अनुपयोगी दिख सकती है, लेकिन उनकी उपयोगिता पैसों से अलग हटकर होती है। तो राज्यसभा एक ऐसा ही संगठन है, एक ऐसा ही हाउस है। अमेरिका, वहां भी नहीं तो वो क्या मूर्ख है जो सीनेट उन्होंने बनाई, ऑस्ट्रेलिया वाले बेवकूफ हैं जो उन्होंने सीनेट बनाई, कनाडा वाले बेवकूफ हैं जो उन्होंने सीनेट बनाई, तीनों जगह तो है। अमेरिका में जो सीनेट के मेंबर्स होंगे वो सीधे जनता से चुने जाते हैं, सीधे जनता से। पूरी स्टेट, एक राज्य से कितने सीनेटर चुने जाएंगे, ये अमेरिका में बराबरी के स्तर पर डिसाइड किया गया, यानी हर राज्य से बराबर सीनेटर चुनकर आएंगे। हमारे यहां डिफरेंट है, हमारे यहां डिफरेंट है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होंगे, ठीक है। एक फार्मूला है, उसके मुताबिक हमने आपको बताया कि पहले 5 सीटें 1 मिलियन उस पर दी जाएंगी, फिर जो बचेगा 2 मिलियन पर, ऐसे करके आपको बताया। अमेरिका में सारी स्टेट से बराबर बराबर सीनेटर चुनकर आएंगे, और जो सीनेटर चुनकर आएंगे वो जनता से डायरेक्ट चुनकर आएंगे। हमारे यहां विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की जो विधायिका है उसके इलेक्टेड मेंबर वो चुनेंगे। अमेरिका में सीधे जनता, और एक स्टेट से बराबर बराबर, और पूरी स्टेट निर्वाचन क्षेत्र होगी एक सीनेटर के लिए। जैसे हमारे यहां लोकसभा शाहजहांपुर, पीलीभीत ऐसे करके है, वहां पूरे स्टेट से बराबर, जैसे मान लीजिए एक स्टेट से 5 आएंगे तो हर स्टेट से 5 आएंगे, और 5 जो चुने जाएंगे, पांचों के लिए पूरा राज्य निर्वाचन क्षेत्र होगा। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट से 10 चुनकर आएंगे। कनाडा में उन्होंने क्या किया कि रीजन बना दिए, जैसे हमारे यहां मानिए नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये बना दिए। और साउथ रीजन में इतने राज्य होंगे, नॉर्थ रीजन में इतने राज्य होंगे, ऐसे। और हर रीजन को बराबर बराबर सीनेट की सीटें ये दे दी गई, और एक रीजन में जितने राज्य हैं उन राज्यों को असमान ढंग से उनकी छोटाई और बड़ाई के हिसाब से सीनेट की सीटें ये अलॉट की गई, ठीक है ना। तो राज्यों को समान सीटें हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन रीजन्स को समान सीटें ये दी गई। और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो सीनेट के मेंबर हैं सीधे जनता से चुने जाएंगे। अमेरिका में हमारी राज्यसभा की तरह 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, शायद 3 साल है, 3 साल पर आधे सदस्य रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों जगह 6 साल के लिए सदस्यता है सीनेट की। और कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों में से सीनेट के मेंबर्स डिसाइड करेंगे, और वो गवर्नर जनरल को सलाह देंगे, और गवर्नर जनरल
संबंधित व्यक्तियों को सीनेट का मेंबर ये अपॉइंट करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जितने फेडरेशन हैं सब में द्विसदनात्मक विधायिका ये स्थापित हुई है। हमारे यहां भी हुई है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सदन दो हैं विधायिका के, और विधायिका के पार्ट, विधायिका के भाग तीन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा की इफेक्टिव मेंबरशिप 250, 238 राज्यों की विधायिका से आएंगे, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर नॉमिनेट होंगे, और ये 12 4 क्षेत्रों से आएंगे, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इससे आएंगे, जिन्हें इनमें विशेष अनुभव होगा काम करने का, या जिन्हें इन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होगा। लोकसभा का संगठन कैसे होता है वो तो आप देखते ही, चुनावों से होता है 5 साल बाद, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उससे लोकसभा का संगठन होता है। इफेक्टिव मेंबरशिप 550, इस समय शायद 545 है, या जितने भी हो। तो लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति का कैसे होगा देखेंगे, ठीक है। तो 2 सदन विधायिका के हैं। विधायिका का सदस्य होने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या कमियां नहीं होनी चाहिए, इस पर हम लोग कल बात करेंगे, देखें।